मॉर्निंग बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर शिप्रा मिश्रा आलोक भारती शिक्षण संस्थान से तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। कुछ व्याकरण के प्रश्न मैंने दिए थे लिख करके और उसे पिछली कक्षा में मैंने भेजा था। उसे तुम लोग अपनी कॉपी में लिख भी लोगे और उसे याद भी कर लोगे। फिर अगले वर्ग में बाकी प्रश्न व्याकरण संबंधी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं भाषा की। वह भाषा जो कि व्याकरण की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। भाषा के बारे में हम क्या जानते हैं कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जिससे हम अपने भावों और विचारों को पूर्णतः अभिव्यक्त करते हैं। वह भाषा कैसी होती है? समाज से हम लेते हैं उस भाषा को। तुम लोग जानते हो कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उस समाज में हमारे सारे जो क्रियाकलाप होते हैं उसका सबसे बड़ा माध्यम भाषा ही होती है और भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो अगर हमारे पास भाषा का माध्यम न रहे तो हम बिल्कुल निराश हो जाएंगे, एकदम एकांकी हो जाएंगे, रसहीनता आ जाएगी हमारे जीवन में। तो वह भाषा है, तभी हम सुख में भी और दुख में भी दोनों में अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार के साथ हम उस भाषा से संवाद स्थापित करते हैं और उससे हम कुछ सीखते भी हैं और दूसरों पर भी हम अपना प्रभाव डालते हैं। वह भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। लेकिन तीसरी भी भाषा होती है सांकेतिक, और जिसको बहुत सारे विद्वान नकारते हैं। लेकिन उस सांकेतिक भाषा के बिना हमारे कार्य संपादित नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं, वे बिना संकेतात्मक भाषा के अपने कार्य व्यापार को पूरा नहीं कर पाते। तो मौखिक भाषा वह जो कि हमने एक दूसरे के सामने बोला और दूसरे ने सुना और वह बात जो है वही वायुमंडल में विलीन हो जाती है, उसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। लेकिन आजकल की नई तकनीक ऐसी है कि मौखिक भाषा को हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी होती है लिखित भाषा, और वह लिखित भाषा हम लिपिबद्ध करके, अंकित करके उसे हम धरोहर के रूप में, साक्ष्य के रूप में उसको सहेज कर रख सकते हैं। वह लिखित भाषा मौखिक भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह मौखिक भाषा जो कि हमने एक दूसरे से संवाद स्थापित किया और वह बातें जो हैं वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं। लेकिन जो लिखित भाषा है, वह लिखित भाषा हमारे सामने वर्षों बाद भी उसी रूप में हमारे सामने धरोहर के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में उपस्थित रह सकता है। और तीसरी जो सांकेतिक भाषा है, कई तरीके से हम संकेत में एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। रंगों के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस जो है अलग अलग रंगों से हमें संकेत करती है और उस यातायात को नियंत्रित करती है। दूसरी जो है ध्वनि के द्वारा, जैसे बहुत तरह के सायरन बजते हैं, एम्बुलेंस की आवाज़ है, या बहुत जैसे विद्यालय में घंटी बजती है, वह घंटी कुछ कहती नहीं है लेकिन उसके संकेत को सुनकर हम लोग समझ जाते हैं कि अब यह कक्षा शुरू होने वाली है या कक्षा अब समाप्त होने वाली है। अपने अंगों द्वारा भी हम संकेत करते हैं, आँखों से, गर्दन से, चेहरे से, हाथ से, पैर से, उससे भी हम इशारे करते हैं, संकेत करते हैं और वह भी एक सशक्त माध्यम बनता है हमारी भाषा के लिए। वह भाषा इतना शक्तिशाली रूप में हमारे सामने आता है कि किसी क्रोधित व्यक्ति को शांत भी कर सकता है, और हमारी भाषा में इतनी शक्ति होती है कि किसी शांत व्यक्ति को प्रेरित भी कर सकता है। वह भाषा हमारी अपनी योग्यता को दिखलाता है। जितनी सुंदर और सम्मानजनक भाषा का हम प्रयोग करते हैं अपने आसपास, समाज, परिवार में, हमारी छवि उस भाषा के कारण ही बनती है। और वह भाषा ही हमें इस बात
का प्रमाण देती है कि हम कैसे परिवेश में, कैसे परिवार में उठते बैठते हैं, रहते हैं। तो वह भाषा हमें कई तरीके से हमें नियंत्रित करती है, हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा महत्व है। हम उस भाषा से किसी को प्रोत्साहित भी करने का काम करते हैं, किसी को हतोत्साहित भी कर सकते हैं। भाषा में ऐसी शक्ति है कि वह बहुत उथल पुथल मचा सकता है। किसी की कड़वी बातें हमें विचलित कर देती है, किसी की अच्छी बातें हमें प्रेरित भी करती है। वह भाषा हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, उस समाज से सीखते हैं। और हम कितने ही ज्ञानवान हों, लेकिन हमारी भाषा की एक सीमा होती है। मान लो कि हम हिंदी भाषी हैं और अपने क्षेत्र में हम हिंदी बोलते हैं और अपनी भाषा के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, लेकिन अगर हमें ले जा करके जापान में, चीन में छोड़ दिया जाए तो वहाँ जाने के बाद हमारी भाषा बिल्कुल बेकार हो जाएगी। या फिर उधर का, विदेश का कोई दूसरी भाषा का व्यक्ति, अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति तुम्हारे क्षेत्र में आता है, वह बहुत जानकार है, लेकिन फिर भी अगर उसके पास हमारे संवाद के लिए भाषा नहीं है, तो वह भाषा जो है हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो उसका भाषा की एक सीमा रेखा है, एक दायरा है, एक क्षेत्र है। फिर उस भाषा को का जो स्थानीय रूप होता है, जो क्षेत्रीय रूप होता है, उसको हम बोली कहते हैं। और बोली जो है, बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण बहुत सीमित होता है और वह एक सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। उस भाषा को हम अंकित करते हैं लिपियों में। जैसे कि हम लोग की भाषा हिंदी है, तो उस हिंदी को हम देवनागरी लिपि में अंकित करते हैं। इस प्रकार हमारे पूरे विश्व में 2796 भाषाओं को मान्यता मिली है और लगभग 400 लिपियां हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग कुछ सीखते हैं, अनुकरण करते हैं और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का माध्यम भी बनते हैं। तो वह भाषा ही हमें, जैसे कि जो विदेश के लोग आते हैं तो सबसे पहले वे आक्रमण करते हैं हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, क्योंकि अगर भाषा का लोप हो जाता है तो ऐसे ही हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति समाप्त हो जाती है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे बना करके रखोगे। एक बार इसको, जो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, भाषा के भेद, लिपि क्या है, बोली क्या है, हमारी अपनी भाषा कौन सी है, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, उसकी लिपियां कौन सी हैं, ये सारा तुम लोग गृह कार्य में बनाओगे और अगली कक्षा में हम लोग फिर अगले पाठ पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।